बताइए रजत। बिल्कुल वी गार्ड होगा आज का शेयर जहां पर खरीदारी की जा सकती है। देखिए नए लेवल्स को छूने की कोशिश कर रहा है ये, इमीडिएटली 186 188 को टच करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्मार्ट रिवर्सल आज के सत्र बनता हुआ नजर आया। पिछले 2 घंटे में भी देखेंगे बाजार तो टूटा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं, बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के बीच में पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा था आज तो। अब तक के उच्चतम स्तर के बेहद करीब है और 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे तो वहाँ पर भी 58% के डिलीवरी वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। और मैं बता चुका हूँ कि आज शॉर्ट टर्म चार्ट बहुत इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। 65% मजबूत प्रोमोटर होल्डिंग है, कोई भी हिस्सा गिरवी है नहीं। इंस्टीट्यूशंस बेट लगा रहे हैं स्टॉक पे। अब फंडामेंटल्स FY16 में 111 करोड़ का मुनाफा क्लॉक इन किया था। अब इस फिस्कल में पिछले 9 महीने में लगभग 110 करोड़ का मुनाफा जो कंपनी क्लॉक इन कर चुकी है। यानी कि अब EPS रिवाइज होने के चांसेस बहुत, EPS और P दोनों ही रिवाइज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली बन जाते हैं। तो स्मार्ट मूव है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो वो चेज हो रहे हैं, इससे मार्केट पे स्ट्रांग मूव देखने को मिल सकता है। 128 के टारगेट्स जो कि प्रीवियस हाईज के बेहद करीब है, वहां तक देखने को मिल सकते हैं स्टॉक पे। स्टॉप लॉस आपको 178 की रेंज पे लगाना होगा। चलिए तो स्टॉप लॉस खैर 178 का रखना चाहिए आपको। फिलहाल 182 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार निफ्टी में गेनर्स को देख लेते हैं, जहाँ पर मूव इस समय अच्छा है। 9200 के ऊपर लौटा है फिर से निफ्टी। लेकिन देखिए BPCL पर मूव अच्छा है। सिमिलरली बाकी स्टॉक्स को भी आप देखेंगे जहाँ पर अच्छा मूव है। इसमें भारती, इंडियन ऑयल, इन सब पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ये OMCs पर आशीष क्या व्यू है आपका? देखिए मैं जैसे पहले कह रहा था कि OMC एक अच्छा बैट रहेगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा जो प्रॉफिट टेकिंग चल रहा है वो IT स्टॉक में चल रहा है और आज इनफैक्ट रिलायंस में। तो आज जो निफ्टी का आप यदि फॉल का मेजर 40% कंपोनेंट देखें तो अकेला सिर्फ रिलायंस और इन्फोसिस ने निफ्टी को इतना डैमेज दिया है। बट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एक तो जो नया मैकेनिज्म ला रहे हैं जहां पर अब डेली बेसिस पे प्राइसेस चेंज होंगे, ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। और चूंकि अब रुपया वीक और रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो उसका भी डायरेक्ट बेनिफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनी को मिलेगा। तो ये सेक्टर अभी थोड़ा सा री रेटिंग इसकी हो रही है, क्योंकि अभी तक पिछले कुछ समय में देखिए तो सिर्फ BPCL, HPCL, IOC की डायरेक्शन कहीं नहीं थी और सिर्फ रिलायंस ही एक रैली को लीड कर रहा था। तो मुझे लगता है BPCL और IOC यहाँ पर बिल्कुल नई पोजीशन के लिए एप्ट है और बाय करना चाहिए। ठीक है समित, एक बार इन्फीबीम आप देख लीजिए, क्योंकि ये 3 दिन से ना F&O बैन में है और 3 दिन से ही शेयर टूटा नहीं। ये जब से F&O बैन में है तब से शेयर टूट नहीं रहा है टिपिकली, क्योंकि नए सौदे तो लगेंगे नहीं जब तक बैन में, पुरानों को एडजस्ट करना होगा। ये पुल बैक का कैंडिडेट हो सकता है क्या जब तक बैन में चल रहा है ये? देखिए वो बोलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। काफ़ी अच्छे इसमें शॉर्ट्स बने थे। जैसे ही एक मेजर इसका मेक और ब्रेक लेवल था 1200 का, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ इसमें हमने एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर इसमें देखा है। उसके चलते ये स्टॉक ने वहीं से 4 दिनों में 20% का एक फॉल देखा था। हालांकि लास्ट 3-4 दिनों से ये थोड़ा सबड्यूड है, बट कहीं ना कहीं अगर देखें तो 900 के आसपास इसने एक सपोर्ट बना लिया है। तो यहाँ से एक माइनर पुल बैक रैली हम देख सकते हैं, बट वो पुल बैक रैली एक रेंज वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे 1050 से लेके 1080 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो हमें लग रहा है कि अगर यहाँ पे माइनर पुल बैक्स भी आता है तो वहाँ पे एक अच्छी खासी एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो इन्फीबीम पे तो आपको राय मिल चुकी है, लेकिन अब जी बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव खबर भी आपके सामने रख देते हैं। वो है NPPA को कई कंपनीज पे शक है ओवर प्राइसिंग का। असल में कंपनियां 2 तरीके से जूझती हैं। पहला एक तो US FDA जो कि रेगुलेटर US का है, और भारत में एक प्राइसिंग अथॉरिटी है जो कि फार्मा को लेकर NPPA बनी हुई है। अभी इप्का लैब, सन फार्मा, जायडस वेलनेस और अबोर्ड, इन 4 कंपनीज का नाम आ रहा है जहां पे शक है कि शायद इन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर दवा की ओवर प्राइसिंग की हुई है। ये ओवर प्राइसिंग कितनी है, पेनल्टी के साथ इनको कुछ वापस रकम भी करनी पड़ती है। फिलहाल अभी शक है NPPA को, इसकी जांच चल रही है, लेकिन ये आगे चल के हो सकता है थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाए, क्योंकि अबोर्ड की करीब 20 दवा ऐसी हैं जिसपे NPPA को शक है कि इन्होंने ओवर प्राइसिंग की है। GSK फार्मा लंबी लिस्ट है जिनके पास से दवा की भी हम आपको बता रहे हैं कितनी दवा हैं जिन पे उनको डाउट है कि शायद यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग को ओवर प्राइसिंग की है और उन्होंने एक आर्टिफिशियल गेन जरूर यहाँ पे कमाया है। तो इस पर थोड़ा सा जांच हो सकती है, तो तैयार रहिएगा। NPPA का फैसला कभी भी इस पर आ सकता है। फिलहाल तो ये इस पर थोड़ा सा डाउट है और कंपनियों को नोटिस भी भेज दिया गया है, इसके लिए इनको क्लैरिफिकेशन देना होगा। आप एक बार आशीष, इनमें से 2-3 कंपनीज आप देखिए, मैं एक पर्टिकुलरली सन फार्मा की बात बोल रहा हूँ, ये तो आ ही नहीं रहा बाहर। ये ऐसा फंस गया है ना 600 650 की रेंज में। आप कुछ मर्जी कर लीजिए,
8600 का, निफ्टी 9200 हुआ आया, लेकिन ये 700 के ऊपर ही नहीं आया। आएगा भी या नहीं आएगा, होप भूल जानी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सन फार्मा को नमस्कार, आप कोई दूसरा शेयर लेंगे उसको प्लस करेंगे, हम सन फार्मा नहीं लेंगे। मेरा मानना है कि फार्मा में वही लोग कॉल लें जो एक कॉन्ट्रेरियन कॉल लेना चाहते हैं कि अभी ये नहीं चल रहा है, बट शायद 1-2 साल में जब बाजार नीचे आएगा तब ये कॉन्ट्रेरियन कॉल बढ़ के को बन के रिटर्न देंगे। क्योंकि 2-3 तरह की समस्या हैं। सबसे पहले तो जो यूएस की हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं और जिस हिसाब से वो दूसरे कंट्रीज़ की कंपनीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं, तो जो आईटी में हुआ वो फार्मा में भी होने वाला है, सब नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो भी यूएस एफडीए रिलेटेड कुछ ना कुछ और जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, तो उसके कारण से भी कंपनियों में जो प्राइस फॉल आता है वो कहीं बहुत ज़्यादा आता है कंपेयर टू उनका जो क्लीन चिट मिलता है उसके। तो मुझे लगता है जहाँ पर एक सेक्टर जहाँ पे रिस्क इतना ज़्यादा और रिटर्न इतना कम हो, तो वहाँ निवेश क्यों करना चाहिए जब आपके पास में पूरे इतना दूसरे सेक्टर अवेलेबल है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो फार्मा सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल ही बाय करना चाहिए, अदरवाइज आई एम बियरिश ऑन फार्मा फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर तो कुछ हद तक वीकनेस ही फार्मा पर। तो आज वैसे भी अगर आप देखें तो फार्मा स्टॉक्स में नुकसान अच्छा खासा देखने को मिला है। ओवरऑल जो सेलिंग हुई है उसमें ठीक ठाक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन मार्केट बंद होने में करीब 21 मिनट का समय बाकी है। इसमें कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिन पर मजबूती अच्छी इस समय देखने को मिल रही है। आज देखिए रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में ना, इनफैक्ट सारे ही स्टॉक्स, आप देखिए बीएसई लिमिटेड भी करीब 2.5% ऊपर। आज को मुहूर्त है क्या प्राइमरी मार्केट से? नहीं, देख के वही लग रहा है, लेकिन शाहिना बीएसई भी करीब 2.5% ऊपर है ना। इट हैज़ बीन फेसिंग दैट 1000 रुपये के आसपास के लेवल का रेजिस्टेंस। ये एक बार के लिए बेचने के लिए अच्छा मौका है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स जैसे इवन यू सी एमसीएक्स भी काफ़ी अच्छा चल रहा है आज। सो आई थिंक दिस होल दोनों स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। आई थिंक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। जैसे अपने मार्केट में आई थिंक देयर इज़ पॉजिटिव सेंटिमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है इक्विटीज़ की तरफ, तो उस हिसाब से एंड इवन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आई थिंक ये स्टॉक्स चलते रहेंगे। एंड आई थिंक वैल्यूएशन वाइज थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन बीएसई आई डोंट थिंक अभी भी सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एंट्री करना चाहिए। तो आई थिंक एमसीएक्स वैल्यूएशन वाइज गिव्स अ बेटर रिटर्न। ठीक है, जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो इस तरह के मार्केट में जब आपको लॉस हो रहा हो तो आपको पूजा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी बीटीएसटी कॉल्स आपको बताने वाली है। बता दीजिए पूजा, आप तो आपसे ही जानना चाहते हैं कौन सी बीटीएसटी कॉल है जिससे घाटे कम हो जाएंगे, जिनके भी हो रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ पर भी राय बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर भी राय, जी यहाँ पर भी राय बटी। मुझे तो लगा आप असली पूजा की बात कर रहे थे भगवान के सामने। क्या बताइए पूजा? तो मैं कह रही थी कि राय बटी हुई है। आधे लोग सेल की राय दे रहे हैं, आधे लोग बाय की राय दे रहे हैं। शुरुआत पहले सेल कॉल से करते हैं। स्टार इंडिया मार्केट के दीपेश पवैया ने एक्सिस बैंक में बिकवाली करने की राय दी है और इनका मानना है कि 480 के लेवल्स तक इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और 515 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय ये दे रहे हैं। अगले कॉल में इन्होंने खरीदारी की राय दी है M&M फाइनेंस में। यहाँ पर इनका मानना है कि 350 तक के लेवल्स की तेजी स्टॉक में देखने की उम्मीद है और 332 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। अगले कॉल में एपिक रिसर्च की तरफ से आ रहे हैं, दोनों ही अपने कॉल में बिकवाली करने की राय दी है। इनका जो पहला कॉल है वो है पीटीसी इंडिया में, सेल कॉल दिया है 92 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस 97 का। और बीएचईएल में इनकी बिकवाली करने की राय है 170 का टारगेट के लिए और 179 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। आखिर में निर्मल बैंक के कुछ व्यूज ले लेते हैं। इन्होंने एचसीएल टेक में खरीदारी करने की राय दी है 865 के टारगेट के लिए और 839 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। और आखिरी कॉल में जेएनएफसी में खरीदारी करने की राय है और इनका मानना है कि 282 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। 265 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय है। ठीक है, ये कुछ एक ऐसी कॉल्स है जिसपे आपको बाय और सेल एक्चुअली दोनों ही मिल रहा है। अच्छा है, इस तरह के मार्केट के अंदर आपको अभी भी बाय और सेल दोनों के ही ट्रेड मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों का ही पैसा भी बन सकता है। राकेश, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? कोई बीटीएसटी कॉल या फिर पोजिशनल ट्रेड? आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। छोड़ दीजिए आज के प्राइसिंग के हिसाब से, आपको लगता है कोई भी गिरावट है कि इस पर्टिकुलर शेयर को तो मैं लूँगा ही, चाहे कैसे भी आ जाए। देखिए डिम्पी, LIC हाउसिंग फाइनेंस को रिकमेंड करना चाहूँगा। 615 का स्टॉप लॉस, 645 के टारगेट के लिए एक मिड कैप काउंटर कोकियो कैमलिन, इसको खरीदने की राय रहेगी। 87.5 का स्टॉप लॉस, 100 का लक्ष्य है और लास्ट बाय कॉल रहेगा लक्ष्मी विलास बैंक पर। 158 का स्टॉप लॉस, 193 के टारगेट के लिए लक्ष्मी विलास बैंक पर एक बाय कॉल रहेगा। समित, आप कुछ और ट्रेड ऐड करना चाहेंगे?
देखिए इसमें मैं बजाज ऑटो को ऐड करना चाहूँगा, जिसने लास्ट 2-3 दिनों से एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा है। 2760, 2770 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आया। लास्ट 2 दिन में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है। तो इस पे हम हमारा ऑप्टिमिस्टिक व्यू अभी भी मेंटेन रखेंगे। 3030 एक डायरेक्शनल हमारे टारगेट्स होंगे। 2748 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा बाय कॉल कंटेनर कॉरपोरेशन में होगा, जो लास्ट 2 दिन से क्लियरली हम एक स्ट्रॉन्ग सर्च देखे हुए। आज भी स्टॉक 6 से 7% ऊपर है, बट हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। वीकली मंथली चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो माइनर डिप्स भी यहाँ पे आती है, तो मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और नीचे अगर देखें तो 104030 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है हर एक डिप में 1040 के स्टॉप लॉस से। और ये स्टॉक में पोटेंशियल है, ये बहुत जल्दी ही 1210 से लेकर 1240 के लेवल टेस्ट कर सकता है। और एक काउंटर इंटरेस्टिंग है ICICI प्रू। जैसे आप देखिए आज ये करीब 2% ऊपर है, एंड इनफैक्ट इट इज़ नॉकिंग ऑन 400 नाउ। आशीष, ICICI प्रू आपको कैसा लगता है? हाँ, ICICI प्रू इनफैक्ट अपने उच्चतम स्तर पर आ गया है 52 हफ्तों के। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी सेम स्टोरी है कि जो रिटेल निवेशक हैं जिनको IPO के टाइम शेयर्स अलॉट हुए थे वो निकल गए हैं और अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल प्ले बन गया है। इसके अलावा अब इस बार उनके ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर था तो वो अच्छा रहा था, तो मुझे इस बार अच्छे नतीजों की भी उम्मीद है ICICI प्रू से। और मेरा इस स्टॉक के लिए अगले क्वार्टर तक के लिए प्राइस टारगेट करीब 450 का रहेगा। इस लेवल पे भी बाय किया जा सकता है, एक डिफेंसिव स्टॉक भी है। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा कि शायद बाजार की गिरावट का भी बीमा करवाने वाले हैं, इसलिए अब ICICI प्रू का नाम ये बीमा ही है। जो अभी आशीष ने कहा ना वो बात सही है कि ये एक अच्छा हेज हो सकता है अगर मार्केट गिर रहा है तो। कुछ और हेजिंग आपने ढूंढी क्या राकेश? देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे फार्मा स्टॉक में सन फार्मा की हम बात करते हैं, कई कुछ चुनिंदा फार्मा काउंटर्स उदाहरण के तौर पर जिसका जिक्र डिम्पी ने भी किया था, कैडिला हेल्थ केयर, जो फार्मा काउंटर्स अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास चल रहे हैं इस खराब फार्मा के माहौल के अंदर, मेरे को लगता है वहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। वो एक नामात्र सिर्फ एक डिफेंसिव बेट साबित होगा, बट जैसे मेरा आप कह रहे हैं इंश्योरेंस की तरह डिफेंसिव होते हुए एक अच्छी रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। ठीक है, अब PNB गिल्ड को भी एक बार देख लीजिए राकेश। PNB गिल्ड का स्ट्रक्चर भी ठीक है, ये भी टिपिकली थोड़ा बॉन्ड्स में चलता है और ये भी अच्छा प्ले दे सकता है। पिछली बार तो ऐसा हुआ था जब नोटबंदी हुई थी, बहुत तेज चला था ये शेयर, अब ऐसा मूव नहीं दिखा रहा। खैर ये नहीं भी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे में 50 रुपये 51 रुपये एक अच्छा बेस है। अगर कोई बाय करना चाहे तो 50 रुपीज़ के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ गिरावट में इसको बाय कर सकता है। शायद एडलवाइस ना काफ़ी अच्छा चल रहा है। टिपिकली ब्रोकरेज की बात तो बाद में, आजकल ना ARC को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। IDBI के ARC भी इन्होंने लिए थे। कल भी जब RBI गवर्नर बहुत बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि NPS को कम करने के लिए ARCs को थोड़ा आगे आना होगा और वो शायद उससे सेटलमेंट करेंगे। ये एडलवाइस का जो नया बिजनेस है ये कितना इसके प्राइसिंग में डिस्काउंटेड है? मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अपसाइड है गिवन द ARC बिजनेस, कंसिडरिंग जैसे अभी हमको नेक्स्ट 15-20 दिन में गवर्नमेंट पॉलिसी वो बैंक्स के जो डेट्स बैड डेट्स है NPAs है उसको कैसे वो हाइव ऑफ व्हाट दे विल डू अबाउट इट, और उस पॉलिसी में आई थिंक लाइक एडलवाइस जैसे हाउसेस जो हैं वो ये काफ़ी अच्छा उसमें ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दोनों एंड पे उनके पास क्लाइंट्स है। दे विल गेट गुड एसेट्स ऑल्सो एंड दे विल बी एबल टू प्लेस इट ऑल्सो, और मार्जिन बहुत अच्छे रहते हैं इस बिजनेस में। सो आई थिंक दीज स्टॉक्स आर डेफिनेटली स्टॉक्स जो आप रख सकते हैं 2 या 3 साल के लिए। इस बीच वही 9195 पर निफ्टी मार्केट बंद होने में करीब 12-14 मिनट का समय बाकी है, लेकिन आज जो गेनर्स है ना इसमें देखिए एक तो LNT है जो कि हरे निशान में है 1683 के आसपास, लेकिन थोड़ा अगर लॉन्गर टर्म व्यू लें तो आशीष आपको लगता है कि LNT और यहाँ से गेन दे सकता है, आउट परफॉर्म कर सकता है? देखिए आज LNT ने अपना 52 वीक हाई ऑलमोस्ट टच किया काफ़ी एक अरसे के बाद में, तो मेरा मानना है अब ये स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ऑर्डर का इनफ्लो जो पिछले एक क्वार्टर में आया है वो काफ़ी रोबस्ट है, और आगे चूंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है
इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो L&T वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी होगा। तो यही एक अभी भी समय है इस स्टॉक को बाय करने का, क्योंकि इनफैक्ट यदि आप पहले देखें तो 2000 से स्टॉक गिर के 1000 रुपये तक भी आ गया था, और अब अभी भी उसने अपने पिछले हाइस को टच नहीं किया है। तो अभी भी यहाँ से 21% की अपसाइड L&T में बाकी है। जब थोड़ा पेशेंस के साथ में इसमें पोजीशन ली जाए, तो क्योंकि डाउनसाइड इस स्टॉक में अब 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं है और अपसाइड करीब 300 रुपये की है। तो इनफैक्ट मेरा इस फाइनेंशियल ईयर का बेस्ट पिक L&T ही रहा है। मेरी इस सीरीज़ की जब शुरुआत हुई थी ना, तब से कैपिटल गुड्स का आप शेयर देखेंगे ना, ये भी अच्छा प्ले कर रहे हैं। आप ABB को देखिए, आज भी चल रहा है इस तरह के मार्केट के अंदर भी। BHEL सुबह तक ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा बहुत दबाव इसके अंदर आया है, और टिपिकली सीमेंस भी है। हालांकि इसकी एक डिवीज़न को तो बेनिफिशियरी मिलेगा जो कि मेडिकल इक्विपमेंट बनाती हैं, लेकिन ABB पे आपकी रिकमेंडेशन है। कैपिटल गुड्स में आपको ठीक क्या लग रहा है सुमित? आप किसी शेयर के साथ पहले से पोजीशन पे हैं और उसको रखना चाहेंगे, या फिर कोई पोजीशन ली नहीं थी अब लेना चाहेंगे? देखिए, अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो डेफिनेटली इसमें थोड़े हम लार्जर नेम से ही स्टिक करना चाहेंगे। BHEL, L&T ये प्रेफर्ड पिक्स रहे हैं हमारे लास्ट 2 मंथ से, और हम उसके साथ ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बोला था कि L&T के चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और लास्ट 1.5-2 महीने से हम क्लोजली इसको ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप L&T की बात करें तो ये स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। आज मल्टी ईयर हाइज उसने एक टेस्ट किए हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि एक माइनर डिप्स टुवर्ड्स 1650 1640 वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सर्च दी है। तो हमें नहीं लगता उसमें प्राइस वाइज ज़्यादा कुछ मेजर करेक्शन होगा। सो टाइम वाइज करेक्शन विद इन दिस कंसोलिडेशन अगर 40-50 पॉइंट का करेक्शन आता है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और 1800-1820 के आने वाले 2 महीने के लिए हमारे इसके टारगेट्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट BHEL जिसके मंथली चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है। अगर आप 2-2.5 महीनों का यहाँ से बात करें तो यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। तो 160 के स्टॉप लॉस से BHEL में भी खरीदारी की जा सकती है, और 203 से लेकर 205 के हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है राकेश, ये कुछ एक शेयर अभी ना F&O के अंदर आए थे इसी सीरीज़ के साथ। उसमें एक सुजलॉन है, फर्स्ट कैपिटल है, और साथ ही श्री सीमेंट है। ये तीनों ने पहली बार F&O का टेस्ट देख रहे हैं। हालांकि पहले होंगे, लेकिन अब कई दिनों के बाद वापस पहुंचे। इनमें से कौन सा ठीक आपको लग रहा है, श्री सीमेंट, सुजलॉन या कैपिटल फर्स्ट? देखिए, इन सब में तीनों ही ठीक हैं, लेकिन इन तीनों को अगर रैक करते हैं तो श्री सीमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, बट काफ़ी बढ़ चुका है। ट्रेडिंग के नज़रिए से मौजूदा स्तरों पे खरीदने की राय नहीं दूंगा, बट कोई करेक्शन आती है तो बाय करके चलना चाहिए। इस बीच आज F&O साइड पर अगर देखें एक्टिविटी जिस तरह की देखने को मिल रही है, अब हो सकता है कि आज थोड़ा बहुत नीजक रिएक्शन हो, लेकिन देखिए अभी भी एटलीस्ट आप अगर डेरिवेटिव्स का डेटा देखेंगे 9200 के ऊपर तो है निफ्टी फ्यूचर्स में भी, लेकिन एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग ऐसा लग रहा है कि खासकर आज जिस तरह के पुट्स में हमने एक्टिविटी देखी है कि मार्केट थोड़ा नर्वस इन लेवल्स पर आकर ज़रूर हुआ है। बिल्कुल हुआ भी है अमीर। अगर आप सिर्फ इसके आप कुछ एक डाटा देखें पुट्स का, जैसे आप बता भी रहे थे, आप 9100 की पुट जो कि 9200 टूटने के बाद दूसरा एक बेस है, वहां पर भी खरीदारी हुई है। इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आपको कि ट्रेडर्स का पुट का एक्यूमुलेशन, शॉर्ट कॉल्स को शॉर्ट करना, ये बताता है कि फिलहाल 9200 को वो टेस्ट करवाना चाहते हैं, या सुबह से ही दिख रहा था। एक्चुअली आप कल का भी मेरे से डाटा कंबाइन करवा के पूछेंगे ना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाजार की कन्विक्शन टूटी है। आज अगर हमने 9200 के नीचे क्लोज कर दिया तो बाजार शायद 9100 नहीं देखेगा, ये नेक्स्ट 9000 भी देख सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज भी आप 9000 की पुट को अगर देखेंगे, यहाँ भी एक्यूमुलेशन है, सबसे ज़्यादा वही है, क्योंकि मजा वही है आपको। या तो यहाँ पे ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट यही करेंगे, क्योंकि 9000 तक आपको पहुंचना है। अगर बाजार 9000 नहीं पहुंचा, ये कॉल गल जाएगी, लेकिन बाजार रुक जाएगा। तो इसलिए 9000 की पुट पे आपको जरूर ध्यान रखना होगा। ये आज करीब 35% एप्रिसिएशन इसमें प्रीमियम का हुआ है, और सबसे ज़्यादा बिल्डअप इसी कॉल के अंदर खड़ा हुआ है। तो टिपिकली मार्केट के लिए 9200 का मतलब, नीचे क्लोज होने का मतलब 9000 होगा। 9100 पे जल्दी जल्दी बाजार शायद रुकने की कोशिश भी नहीं करे। मिहिर बिल्कुल। खैर चलिए, कोई लास्ट मिनट क्लोजिंग पिक्स आप ऐड करना चाहेंगे क्या राकेश? नहीं डिम्पी, मिहिर क्लोजिंग पिक्स तो नहीं है, बट क्लियरली रुझान पॉजिटिव है। एज ऑफ नाउ मेरा सिर्फ नेगेटिव आउटलुक मिहिर सिर्फ IT स्पेस के अंदर है,
और निफ्टी में जैसे अभी डिम्पी ने बोला 9200 अगर टूटता है तो ऐसा नहीं लगता है कि 9000 तक निफ्टी जाएगा। 9150 उसके बाद एक मेजर सपोर्ट है और मीर टेक्निकली मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है और एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, मंडे को ये रिवर्सल आपको देखने को मिले, बाइंग करके चलना चाहिए। अगर एफएनओ स्टॉक्स में देखें तो बजाज फाइनेंस एक काफ़ी अच्छी क्लोजिंग ले रहा है, 1200 के ऊपर की क्लोजिंग दिखा रहा है, यहाँ पर बाइंग करके चला जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है सर। हम तो यही चाहते हैं बाजार टूटे नहीं, क्योंकि ट्रेडर्स बेचारे ट्रैप हो जाते हैं इस लेवल्स पे आकर जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस होती हैं और लंबी अवधि के लिए भी रखते होते हैं। टीटी के प्रेस्टीज एक बात देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमको एक काफ़ी सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है। मालूम नहीं है क्यों आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो भी आ रहा है वॉल्यूम के साथ आ रहा है और ये करीब 350 रुपये की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पे। टिपिकली ये शेयर ऐसे ही चलता है, लेकिन ये आज के सेशन में चल रहा है इसलिए ज़्यादा नोटिसेबल हो रहा है। 3-3.5% का मूव है, 6300 के लेवल को पार कर गया आज ये, तो इसके अंदर एक अच्छा मूव है। एक बार राकेश आप फटाफट से इसके चार्ट भी देख लीजिए, ये आज होल्डिंग का कैंडिडेट है या फिर इंट्राडे वालों के लिए था सिर्फ ये? नहीं, डिम्पी टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, होल्डिंग का परफेक्ट कैंडिडेट है। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है और मुझे तो लगता है कि थोड़ी सी अगर करेक्शन आती है स्टॉक के अंदर, अगर स्टॉक करेक्शन में 6100 के आसपास मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए। जिस तरीके से रुझान है इसके अंदर मुझे लगता है 6420 6425 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा एक रेमेंट्स पे नज़र रखनी चाहिए जिसने मार्केट की निफ्टी की करेक्शन के साथ करेक्शन दिखाई है। 642 643 के अराउंड मिल रहा है, इसमें 625 का स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है बाइंग करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है 20 से 25 दिन के अंदर 10 से 15% का इजाफा रेमंड्स में देखने को मिल सकता है। गिरावट पे रेमंड्स को बाय करके चले। एक तो बाजार की सीटी बज रही है, ऊपर से कुकर की सीटी बज रही है, टीटी के प्रेस्टीज। अब हॉकिंस भी देख लीजिए, उसकी भी सीटी बज रही है, वो भी आज हरे निशान में है। बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे 92 की सीटी बजी और यहाँ पे हॉकिंस और टीटी के प्रेस्टीज की सीटी बज गई है। तो देखिए दोनों ही हरे निशान में है। हाँ चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट तो देखिए आज वीकली क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे ना तो कुछ हद तक फ्लैटिश क्लोजिंग देने की ही तैयारी में है। लेकिन एक फाइनेंशियल स्पेस में देखिए ईडल वाइज ये 6.5% ऊपर है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज इस पर अच्छा मूव है, ये करीब 6% ऊपर है। ये दोनों क्विकली, शाहिना कैसे लग रहे हैं आपको? दोनों पॉजिटिव है। आई थिंक देर इज़ लॉट हैपनिंग, जैसे हमने अभी डिस्कस किया इन ये बिजनेस पोटेंशियल इनका इंक्रीज करने के लिए। सो आई थिंक दोनों अच्छे हैं एट दीज करंट लेवल्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ लाइक टू ऐड जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आप LIC हाउसिंग ले लीजिए। आई थिंक दिस होल सेक्टर शुड डू वेल। ठीक है, वैसे आशीष अदानी ग्रुप के ना कई शेयर्स चले, लेकिन कई शेयर्स तो क्योंकि बाजार टूटा तो बीटा हाई होता है तो टिपिकली टूट गए। लेकिन अदानी ट्रांस को आप देखिए, बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही अच्छी तरह से प्ले कर रहा है। आज भी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है, लग ही नहीं रहा कि आज एक कमजोर बाजार के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। इसको नोटिस करते हैं क्या आपने देखा है अदानी ट्रांस को? मैं इनफैक्ट 2 ग्रुप है जहाँ के ये स्टॉक हैं 3-4 लिस्टेड, वहाँ पर काफ़ी मोमेंटम इस रैली में देखने को मिल रहा है। वो एक अडानी ग्रुप और दूसरा है फ्यूचर ग्रुप। तो मेरा मानना है काफ़ी हाई बीटा है इन दोनों सेक्टर्स का और इनके जो भी स्टॉक्स हैं उनका, और ये बाजार के साथ काफ़ी अप डाउन होता है। बट इस बार सरप्राइजिंगली जो स्ट्रेंथ देखने को मिली है अडानी ग्रुप के स्टॉक में, वो इसने थोड़ा सा ट्रेडर्स कैच नहीं कर पाए हैं इसकी स्ट्रेंथ को। और अभी भी मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के सारे स्टॉक्स में एक अच्छा राइजिंग पोटेंशियल है। और जो भी गिरावट आती है उसमें अडानी पोर्ट का स्टॉक है या अडानी ट्रांसकॉम का स्टॉक है, इन स्टॉक को बाय करना चाहिए। थोड़ा सा इन पर्टिकुलर कंपनीज की री रेटिंग हो रही है तो जिसका बेनिफिट मिलेगा, तो मेरा तो बाय की सलाह है। इस बीच HDFC बैंक, निफ्टी बैंक का एक अकेला ऐसा स्टॉक है जो कि हरे निशान में लौटा है। इसने मामूली सा गेन है लेकिन है 1440 पर इस समय HDFC बैंक बेचारा अकेला है, कोई कंपनी नहीं, क्योंकि बाकी जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। एक बार एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं और साथ ही क्लोजिंग के पहले ठीक इस समय US फ्यूचर्स क्या दिखा रहे हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जो एडवांस डिक्लाइन है उसमें कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिला है। क्लोजिंग नज़दीक आते आते हालांकि इंडेक्स में हमने देखा कि गिरावट बढ़ी है। देखिए करीब 350 काउंटर्स अगर हम देखें ज़्यादा है नुकसान वाले सूची में। अगर आप देखें NSE पर बढ़त वाले काउंटर्स 600 है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 976 के आसपास देखने को मिल रही है।
एक बार टर्नओवर को भी देख लेते हैं, क्योंकि आज की जो सेलिंग है उसमें थोड़ा मायने रखेंगे वॉल्यूम्स, किस तरह के वॉल्यूम्स आज मार्केट ने क्लॉक किए हैं। 4,28,000 करोड़ का ट्रेड अब तक हुआ है, और ऑब्वियसली अनवाइंडिंग जिस तरह की देखने को मिली है, एक्सपेक्टेड था भी, तो 4.5 लाख करोड़ तक हो सकता है ट्रेड चला जाए। अभी है 4-5 मिनट। यूएस फ्यूचर्स में कमजोरी आज, इनफैक्ट अगर आप बाकी यूरोपियन मार्केट्स को भी देखिए, यूएस फ्यूचर्स को देखिए, एशियन इंडेक्सेस की क्लोजिंग जिस तरह की थी, इन सबको अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट जो लोअर एंड है उसकी तरफ है। यहाँ पर गिरावट ज़्यादा देखने को मिली है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर ही। इनफैक्ट सेंसेक्स ऑलमोस्ट 0.25% नीचे और निफ्टी भी करीब करीब उतना ही नीचे क्लोजिंग देने की तैयारी में। और ये जो आज की गिरावट है उसके चलते अगर आप वीकली क्लोजिंग को भी देखेंगे दोनों ही इंडाइसेस की, तो वो काफ़ी हद तक फ्लैट होते हुए। अच्छा, मेरे बहुत छोटे से में बताइए, ये जस्टिफाइड गिरावट है या फिर ओवर रिएक्टेड गिरावट है? नहीं, ओवर रिएक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है, और इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कंसर्न बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट आज की गिरावट के बाद ट्रेंड देखना होगा अगले हफ्ते, जो कि अगेन एक ट्रंकेटेड हफ्ता है, 4 दिन का ट्रेड है, और उसमें देखिए ओवर द वीकेंड कोई ज़्यादा स्ट्रेस एस्केलेट नहीं हो यूएस रशिया के बीच में, ये ज़रूरी है, जिसके संकेत इस समय तो कम ही है, एस्केलेट नहीं होगा। देन आई थिंक मार्केट विल टेक इट इन इट्स स्ट्राइड। जो भी राकेश कह रहे थे कि 9150 के आसपास हो सकता है एक अच्छा बाउंस मिले मार्केट को। ठीक है, हम तो ये उम्मीद करें कि बाजार थोड़ा जल्दी रुक जाए, लेकिन आज बाजार क्लोज कहाँ पे हो रहा है, बट फटाफट से वो देख लेते हैं। आपके सामने वीकली है, पूरा रिटर्न कैसे आया। कैपिटल गुड्स के अंदर थोड़ा बहुत हमको पॉजिटिवनेस आती हुई देखिए। रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये ऐसे सेगमेंट थे जहाँ पे बाजार ने थोड़ा सा मजबूती दिखाई है। ये 64 अंकों की गिरावट, ऑलमोस्ट 9200 के आसपास हमको आज निफ्टी की क्लोजिंग मिल रही है। इट्स अ गुड साइन कि मार्केट ने शायद 9200 के आसपास हमने आपको रोक लिया, इससे ज़्यादा का डैमेज नहीं रहा। लेकिन थोड़ा सा बुरा ये है कि पुल बैक में थोड़ा सा फिसल गया है। ये आपके सामने वो सारे शेयर्स हैं जो कि आज छोटे स्मॉल कैप और मिड कैप से आते हैं, लेकिन इनमें बढ़त अच्छी है। टोक्यो प्लास्ट आज चल रहा है, धनलक्ष्मी बैंक करीब 16% ऊपर, बीजीआर एनर्जी सुबह हमने आपको बताया था। ऑप्टो सर्किट्स पे आप ध्यान रखें, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर पॉलिसी आ सकती है। आज सभी इसके पीयर जितने भी थे सभी चल रहे हैं। एक डायरी वाले शेयर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, मॉडर्न डायरी आज भी चल रहा है। पासुनाथ के अंदर अच्छे मूवमेंट आया है। अंसल एपीआई, ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाले थोड़ा लेट कमर में पार्टिसिपेट इन्होंने किया। पासुनाथ और एपीआई दोनों अब लेकिन अब अच्छा चल रहे हैं। 2 दिन में ऑलमोस्ट 20% दोनों ही शेयर चल चुके हैं। इसके अलावा कुछ सैरामिक के शेयर चल रहे, आज मुरू सैरामिक्स चल रहा था। इसके अलावा आप देखें डी मार्ट, जिसने आज काफ़ी हैरान किया ट्रेडर्स की और वेल्थ को थोड़ा मजबूत किया। प्रमोटर्स की भी 750 के आसपास से क्लोज कर रहा है। बीपीएल, क्योंकि ये भी एक मेडिकल इक्विपमेंट का बेनिफिशियरी है, ये भी अच्छा चला। एबी मनी में तो सर्किट थम ही नहीं रहे, पहले 20% के सर्किट लगे, जब सर्किट रिवाइज हुए तो 10% के भी सर्किट इसने हिट किए हैं। पेनिसुला लैंड एक और शेयर है जो कि चला। इसके अलावा रियल एस्टेट का छोटा प्लेयर है केएस कुलकर्णी, ये भी अच्छा चल रहा है। स्मार्टली मूव देते हैं ये टिपिकली शेयर। अब आपको रियल एस्टेट पे वैसे भी हम तो आज दिन भर चर्चा करते ही रहे कि कहाँ पे आपको अच्छा प्ले देखने को मिलेगा। आज सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ हुई है, और आज निफ्टी 64 अंकों की गिरावट के साथ 9197, ये प्रोविजनल आंकड़ा, प्लस माइनस 10 पॉइंट, तो शायद 90 to 100 के ऊपर या तो करीब 5 पॉइंट थोड़ा नीचे जाके बंद होंगे। टिपिकली आज मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप इंडेक्स के परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो शायद थोड़े बचा गए अपने आप को किसी तरह से। ये सेलिंग हो सकता है इंस्टीट्यूशंस की, इसलिए एफआईएस का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज कुछ फ्रंट लाइनर शेयर्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। इंडेक्स के फ्यूचर और इंडेक्स का ऑप्शन दोनों आंकड़े आज जब शाम को आ जाएंगे तो आप इसमें से काफ़ी तक जज कर लेंगे कि बाजार का रिदम थोड़ा सा कमज़ोर हुआ या फिर मजबूत। मीर लेकिन कुल मिला के आज मार्केट का टर्नओवर ठीक था, करीब 4 लाख करोड़ का। इस तरह के कमज़ोर बाजार में इस टर्नओवर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज एफआईएस का आंकड़ा जरूर आप देख लीजिएगा। शायना, आज की क्लोजिंग से आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा है? चलिए आशीष से पूछ लेते हैं। आशीष, आज की क्लोजिंग कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए? दिन कंसोलिडेशन रहेगा, बट बहुत सारा पैसा भारतीय बाजारों को अभी चेस कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ट्रेंड रिवर्सल मान लेना चाहिए। और इनफैक्ट जैसा राकेश जी भी कह रहे थे कि बाय ऑन डिक्लाइन हमेशा एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। आई ऑल्सो फॉलो सेम कि यदि थोड़ा सा नीचे और मिलता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। हमारे मार्केट में कोई फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्यों नीचे आएगा। तो मुझे लगता है 9150 के लेवल पे बिल्कुल बाइंग शुरू करना चाहिए दोबारा।